हाँ जी, नमस्कार। आज की जो क्लास होगी इसमें हम डिस्कस करेंगे आहड़ सभ्यता के बारे में। आहड़ जो सभ्यता है, जिसमें हम कालीबंगा जो सभ्यता है ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहले इसका एक सामान्य परिचय देखते हैं आहड़ सभ्यता का। देखो, आहड़ सभ्यता के जो अवशेष हैं, आहड़ सभ्यता के जो अवशेष हैं, उदयपुर के उत्तर पूर्व में 4 किलोमीटर दूर आहड़ कस्बे में बनास की सहायक नदी, देखो आहड़ कस्बे में मिले हैं और बनास की सहायक नदी जो है ना, आयड़ या बेड़च नदी के किनारे प्राप्त हुए हैं। देखो देखो आहड़ सभ्यता के अवशेष कहाँ पे मिले हैं? उदयपुर से उत्तर पूर्व में 4 किलोमीटर दूर जो है ना, आयड़ जो कस्बा है वहाँ मिले हैं। और कहाँ से मिले हैं? बनास की जो सहायक नदी है आयड़ या बेड़च के किनारे से ये प्राप्त हुए हैं। देखो, आहड़ सभ्यता की जो खोज है सर्वप्रथम अक्षय कीर्ति व्यास ने 1953 में की, तथा उसका व्यापक उत्खनन का जो कार्य है आर.सी. अग्रवाल ने कब किया? 1956 में किया। देखो, आहड़ सभ्यता की जो खोज है सर्वप्रथम अक्षय कीर्ति व्यास ने की 1953 में की, और इसका व्यापक उत्खनन का जो कार्य है वो आर.सी. अग्रवाल ने, रतन चंद्र अग्रवाल ने किया 1956 में। तो देखो, इसके बाद में अपन चलते हैं आगे। इसके बाद में देखो 53 में खोज होती है, 56 में इसका उत्खनन का कार्य रतन चंद्र अग्रवाल, आर.सी. अग्रवाल ने किया। इसके बाद में 1961-62 में एच.डी. सांखलिया, हंसमुख धीरज लाल ने के निर्देशन में तथा वी.एन. मिश्र के निर्देशन में उत्खनन का कार्य किया गया। देखो, 1961-62 में एच.डी. सांखलिया के निर्देशन में तथा वी.एन. मिश्र के निर्देशन में उत्खनन का कार्य। 1961-62 में एक तो एच.डी. सांखलिया और वी.एन. मिश्र के निर्देशन में उत्खनन का कार्य होता है। इसके बाद में जिसमें राजस्थान प्रशासन की ओर से श्री पी.एल. चक्रवर्ती ने भाग लिया, जिसमें राजस्थान जो प्रशासन की ओर है ना, श्री पी.एल. चक्रवर्ती ने भाग लिया। तो देखो, उत्खनन में कौन कौन से हैं? एच.डी. सांखलिया और दूसरा है वी.एन. मिश्र। और राजस्थान प्रशासन की ओर से किसने भाग लिया? पी.एल. चक्रवर्ती ने भाग लिया। ये उत्खनन कब होता है? 1961-62 में। तथा आगे अपन देखते हैं, यह उत्खनन कार्य डेक्कन कॉलेज पूना, आयड़ जो सभ्यता है, उत्खनन का जो कार्य डेक्कन कॉलेज कोलकाता पूना, मेलबोर्न विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया एवं पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग राजस्थान के द्वारा करवाया गया। तो देखो, ये आहड़ जो सभ्यता है, यहाँ पे उत्खनन का कार्य जो है डेक्कन कॉलेज पूना, मेलबोर्न विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया, पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग राजस्थान के द्वारा किया गया। देखो, इसके आगे बात करें, पुरातत्वविद एच.डी. सांखलिया ने इसे आहड़ या बनास संस्कृति भी कहा। जो आयड़ जो सभ्यता है ना, इसको एच.डी. सांखलिया ने बनास संस्कृति भी कहा या आहड़ संस्कृति भी इसको नाम दिया। देखो, इतना हो गया। इसके बाद में अपन बात करते हैं, आहड़ एक 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता है, जिसे ताम्र युगीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है। देखो, आहड़ सभ्यता जो ना 4000 पुरानी सभ्यता है, जिसको ताम्र युगीन सभ्यता भी कहते हैं। इसका जो काल है ना, 2000 से 1200 ईसा पूर्व है। 2000 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व, मतलब 4000 साल पुरानी ये सभ्यता है। यह एक गैर सिंधु सभ्यता स्थल है। देखो, आहड़ एक 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता है, काल रहता है 2000 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व। एक ताम्र युगीन सभ्यता है ये, और ये एक गैर सिंधु सभ्यता स्थल है। कैसा सभ्यता स्थल है? गैर सिंधु सभ्यता स्थल है। देखो, यह ताम्र पाषाण काल से संबंधित एक ग्रामीण सभ्यता है। देखो, इसका संबंध किससे है? ताम्र पाषाण काल से। जैसे अपन ने कालीबंगा सभ्यता पढ़ी थी, वो एक नगरीय सभ्यता, लेकिन ये कैसी सभ्यता है? ये ग्रामीण सभ्यता है। आगे चलते हैं। देखो, इसके कुछ उपनाम हैं जिनको अपन एक एक करके यहाँ पे पढ़ते हैं। देखो, आहड़ जो संस्कृति है, इसका उपनाम है ताम्रवती नगरी या तांबावती। देखो, कारण है ताम्र उपकरणों की प्रचुरता के कारण इसका नाम पड़ गया ताम्रवती नगरी या तांबावती। देखो, इसका दूसरा उपनाम है आघाटपुर या आघाट दुर्ग। इसको गोपीनाथ शर्मा ने बोला है आघाटपुर या आघाट दुर्ग। 10वीं-11वीं शताब्दी में यही नाम था इसका ना, 10वीं-11वीं शताब्दी में इसका नाम था आघाटपुर या आघाट दुर्ग। गोपीनाथ शर्मा ने ऐसा बताया है।
इसके बाद में इसको ना धूलकोट की सभ्यता भी बोलते हैं, धूलकोट की सभ्यता। 50 मीटर लंबे धूल के टीले के नीचे स्थित, इसके कारण इसका नाम पड़ गया स्थानीय नाम धूलकोट। ये 50 मीटर लंबे धूल के टीले के नीचे स्थित थी, इस कारण इसका नाम पड़ गया धूलकोट। इसके बाद में इसको बनास संस्कृति भी इसको कहा जाता है। किसने कहा है बनास संस्कृति? किसने कहा है? एच.डी. सांकलिया ने कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि बनास नदी में ये विकसित हुई है, इसीलिए बनास संस्कृति इसको कहा जाता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। देखो उत्खनन के जो स्तरों की अगर बात की जाए, उत्खनन के स्तरों की अगर बात की जाए तो आहड़ बस्ती की पूर्व दिशा में स्थित धूलकोट मिट्टी से ढके हुए छोटे छोटे टीलों पर कई खाइयाँ खोदी गई, जिनमें यह अनुमान लगाया गया कि यह बस्ती 8 बार बनी और 8 बार उजड़ी है। मतलब ये जो बस्ती है, आहड़ जो बस्ती है, ये 8 बार उजड़ी, 8 बार बनी और 8 बार जुड़ी है। देखो बिल्कुल आसान सी भाषा में अपन समझते हैं कि जो आहड़ जो बस्ती है, देखो दोबारा समझते हैं, आहड़ जो बस्ती है इसकी पूर्व दिशा में स्थित जो धूलकोट है ना, धूलकोट मतलब मिट्टी से ढके हुए छोटे छोटे टीलों पर कई खाइयाँ खोदी गई, जिसमें ये अनुमान लगाया गया कि जो आहड़ जो सभ्यता है ये 8 बार बनी और उजड़ी है, 8 बार बनी और उजड़ी है। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको सही समझ में आ गई। सभ्यता का जो उत्खनन जो है 3 चरणों में किया गया। आहड़ सभ्यता का उत्खनन कितने चरणों में किया गया? 3 चरणों में। देखो प्रथम चरण की बात करें, इस चरण में स्फेटिक पत्थर से बने चतुष्कोणीय गोल व बेडोल औजार तथा पत्थर से बने गोले गदाएं ओखलियां प्राप्त होती हैं। देखो प्रथम चरण जो है ना, इसमें स्फेटिक पत्थर से बने चतुष्कोणीय गोल व बेडोल औजार तथा पत्थर से बने गोल गदाएं एवं ओखलियां यहाँ पे प्राप्त हुई हैं, जो मनुष्य के मानसिक विकास को दर्शाते हुए धातु युग की तरफ ले जाती हैं। देखो आहड़ जो, देखो बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं, आहड़ सभ्यता का जो उत्खनन है वो कितने चरणों में किया गया? 3 चरणों में। प्रथम चरण में तो क्या हुआ कि यहाँ इस चरण में स्फेटिक पत्थर से बने यहाँ पे चतुष्कोणीय गोल व बेडोल औजार तथा पत्थर से बने गोले गदाएं ओखलियाँ प्राप्त होती हैं, जो किस बात की ओर संकेत करती है? मनुष्य के मानसिक विकास को दर्शाते हुए धातु युग की तरफ उसको ले जाती है। तो प्रथम चरण में तो ये होता है। द्वितीय चरण में देखो यहाँ पे क्या होता है। द्वितीय चरण की बात की जाए तो इस चरण में ताम्र कांस्य युग के उपकरण प्राप्त होते हैं, जिसमें तांबे की कुल्हाड़ियाँ हो गई, अंगूठियाँ हो गई, चूड़ियाँ, ये आदि शामिल हैं। तो द्वितीय चरण में यहाँ पे ताम्र कांस्य युग के उपकरण प्राप्त होते हैं, जिनमें तांबे की कुल्हाड़ियाँ हो गई, अंगूठियाँ हो गई, चूड़ियाँ आदि इसमें शामिल हैं। तृतीय चरण की बात की जाए, तृतीय जो चरण है, इस चरण में लाल भूरे या लाल काले चित्रित मृदभांड यहाँ से प्राप्त हुए हैं। लाल भूरे या लाल काले चित्रित मृदभांड यहाँ पे मिले हैं। मिट्टी से बने पूजा पात्र मिले हैं। खिलौने व चूड़ियाँ मिली हैं। पक्की मिट्टी की छेद युक्त गोलियाँ मिली हैं। कांच मिला है। सीप व हड्डियों से बने छेद वाले मनके व मूल्यवान पत्थर, जिसमें गोमदे, मूंगा और स्फटिक प्राप्त हैं। देखो तृतीय चरण में क्या हुआ है कि लाल भूरे और लाल काले यहाँ पे चित्रित मृदभांड प्राप्त हैं। मिट्टी से बने पूजा पात्र मिले हैं। खिलौने मिले हैं। चूड़ियाँ मिली हैं। पक्की मिट्टी की छेद युक्त गोलियाँ मिली हैं। कांच मिला है। सीप मिला है। हड्डियों से बने छेद व मनके वो मूल्यवान पत्थर यहाँ से मिले हैं, जिनमें गोमदे हो गया, मूंगा हो गया, स्फटिक यहाँ पे प्राप्त हुए हैं। तो ये सारी बातें होंगी। अब देखो आगे अपन बात करते हैं आहड़ सभ्यता के 3 चरणों के उत्खनन से 8 स्तरों का पता चलता है। जैसे कालीबंगा में 5 स्तर हैं, यहाँ पे 8 स्तर है, जिसमें महत्वपूर्ण स्तर देखो। प्रथम स्तर की बात करें तो मिट्टी की दीवारें, बर्तन व पत्थर के ढेर यहाँ पे मिले हैं। मिट्टी की दीवारें, बर्तन व पत्थर के ढेर मिले हैं प्रथम चरण में। दूसरे चरण की बात करें, द्वितीय स्तर की बात करें, द्वितीय स्तर में प्रथम स्तर के ऊपर मिट्टी को कूटकर तैयार की गई दीवारें, मिट्टी के बर्तन मिले हैं। प्रथम स्तर के ऊपर मिट्टी को कूटकर तैयार की गई दीवारें और मिट्टी के बर्तन यहाँ पे मिले हैं।
तृतीय स्तर की बात करें तो यहाँ पे चित्रित बर्तन मिले हैं। चतुर्थ स्तर की बात करें तो 2 तांबे की कुल्हाड़ियाँ प्राप्त हुई हैं और इसका उत्खनन द्वितीय चरण में किया गया। 2 तांबे की कुल्हाड़ियाँ हैं प्राप्त हुई हैं और इसका जो उत्खनन है द्वितीय चरण में किया गया है। तो ये सारी बातें आहड़ संस्कृति एवं सभ्यता की विशेषताएं। सबसे पहले अपन बात करते हैं निवास स्थान की। तो आहड़ में बने मकानों में धूप में पकाई ईंटों का प्रयोग हुआ है ना। तो यहाँ पे देखो धूप में पकाई ईंट जो इनका क्या किया गया है, प्रयोग किया गया, पहली बात है ना। दूसरी बात करते हैं, दूसरी बात इन भवनों की नींव भरने में शिष्ट पत्थर मतलब काले पत्थर का उपयोग किया गया है। तो देखो भवनों की नींव भरने में शिष्ट पत्थर या काले पत्थर का उपयोग यहाँ पे किया गया है। तथा फर्श का निर्माण जो है ना चिकनी मिट्टी में पीली मिट्टी मिलाकर किया जाता था। फर्श का निर्माण कैसे किया जाता है, चिकनी मिट्टी में पीली मिट्टी मिलाकर यहाँ पे किया जाता था। इसके आगे बात करते हैं, भवनों की छतें दोनों तरफ ढाल वाली होती हैं। भवनों की जो छतें हैं दोनों तरफ से कैसी होती हैं, ढाल वाली होती थी और जो बांस व केवलू द्वारा ढककर बनाई जाती थी। देखो भवनों की जो छतें हैं वो दोनों तरफ ढाल वाली होती थी, जो बांस और केवलों के द्वारा ढककर बनाई जाती थी। देखो इसके बाद में आगे बात करते हैं, देखो इससे आगे बात करते हैं, आहड़ जो वासी हैं भवन की दीवारों एवं नींव को मजबूत एवं सौंदर्यपूर्ण बनाने के लिए मिट्टी में क्वार्ट्ज के टुकड़े व चिप्स मिलाकर बने मिश्रण का प्रयोग करते थे। देखो आहड़ जो वासी हैं वो भवन की दीवारें और नींवों को मजबूत और सौंदर्यपूर्ण बनाने के लिए क्या करते थे, मिट्टी में क्वार्ट्ज के टुकड़े और चिप्स मिलाकर बने मिश्रण का क्या करते थे, प्रयोग करते थे। नेक्स्ट बात करते हैं, आहड़ में अधिकांश भवन कैसे होते थे, आहड़ में अधिकांश मकान कैसे होते थे, आयताकार होते थे। यहाँ से प्राप्त बड़े कमरों का जो आकार है वो 33 गुणा 20 फुट ये लंबाई गुणा चौड़ाई है देखने को मिलता है और मिट्टी की दीवारों पर बांसों के सहारे चटाई लगाकर कमरे का निर्माण किया जाता था। देखो यहाँ पे मकान कैसे होते थे, आयताकार होते हैं। बड़े जो कमरे हैं इनका आकार कितना था, 33 गुणा 20 फीट था और देखने को मिला मिट्टी की दीवारों पर है ना बांसों के सहारे चटाई लगाकर, मिट्टी की दीवारों पर बांसों के सहारे चटाई लगाकर कमरे का निर्माण यहाँ पे किया जाता था। कमरों में बांस की पर्दी इसे चिकनी मिट्टी चढ़ाकर स्थायी रूप प्रदान किया जाता था, बनाकर छोटे कमरों का रूप प्रदान किया जाता था। तो देखो बड़े जो कमरे हैं उनमें बांस की पर्दी बनाकर छोटे कमरे का रूप इसको प्रदान कर दिया जाता था। इसके अलावा देखो रसोई के पास से, देखो यहाँ पे आहड़ जो सभ्यता है यहाँ पे रसोई के पास से मछली, बकरी, हिरण और गाय की हड्डियाँ पाया जाना आहड़ वासियों के मांसाहारी होने का संकेत करता है। तो देखो रसोई के पास से मछली मिली है, बकरी मिली है, हिरण मिला है, गाय की हड्डियाँ का पाया जाना आहड़ वासियों के मांसाहारी होने का क्या करता है, संकेत करता है। देखो नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे आगे बात करते हैं कि यहाँ की मकानों की छतें केवलू या केलू से ढकी होती थी। आहड़ में जो मकानों की जो छतें हैं केवलू या केलू से ढकी होती थी। नोट, उल्लेखनीय है कि मिट्टी व कच्ची ईंटों से निर्मित भवन वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। जो आहड़ में मिट्टी और कच्ची ईंटों से निर्मित जो भवन है ना वो वर्तमान में यहाँ पे उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा चूल्हे की बात की जाए तो चूल्हे कैसे थे, तो देखो चूल्हों की बात की जाए कुछ मकानों में 2 या 3 चूल्हे और एक मकान में 6 चूल्हे मिलना संयुक्त परिवार प्रणाली की विद्यमानता प्रकट करते हैं। देखो कुछ मकान तो ऐसे थे जिसमें 2-3 चूल्हे थे, एक मकान ऐसा था जिसमें 6 चूल्हे थे। मतलब यहाँ पे जॉइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट विद्यमान था। तथा यहाँ पे देखो आगे कह रहा है यहाँ 2 मुँह का चूल्हा भी प्राप्त हुआ है। यहाँ पे 2 मुँह का चूल्हा भी प्राप्त हुआ है। यहाँ से प्राप्त एक चूल्हे पर मानव हथेली की छाप मिलती है। देखो यहाँ पे 2 मुँह का चूल्हा भी प्राप्त हुआ है और यहाँ से
एक चूल्हे पर है ना मानव हथेली की जो छाप है वो भी यहाँ पे मिलती है। इसके बाद हम बात करते हैं मृत भांड। देखो नेक्स्ट बात करते हैं मृत भांड। देखो उत्खनन से प्राप्त सामग्री में सबसे अधिक संख्या में मृत भांडों की है। सबसे अधिक संख्या किसकी है? मृत भांडों की है। देखो यहाँ से उत्खनन में जो भी सामग्री मिली है उसमें सबसे अधिक कोई संख्या है तो वो है मृत भांडों की। देखो आगे बात करते हैं, यहाँ के बर्तन मिट्टी तपाई उल्टी तपाई सॉरी देखो यहाँ के बर्तन जो ना उल्टी तपाई इन्वर्टेड फायर पैटर्न से बने हैं ना, जिन पर सजावट केवल ऊपरी हिस्सों पर ही पाई जाती है, निचला हिस्सा क्या होता है? खुरदरा होता है। इससे ये सिद्ध होता है कि बर्तन मकान में गाड़ कर रखे जाते थे। देखो यहाँ पे है ना बर्तन जो ना उल्टी तपाई से बने होते हैं और जिन पर सजावट केवल ऊपरी हिस्से पर होती पाई जाती है, निचला हिस्सा खुरदरा होता है। तो इससे ये पता चलता है कि जो बर्तन है ना मकान में गाड़ कर रखे जाते हैं, इसलिए निचला हिस्सा खुरदरा हो गया। कि आगे अपन बात करते हैं, खुदाई में अनाज रखने के बड़े मृत भांड भी गड़े मिले हैं, जिन्हें यहाँ की स्थानीय बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं? गोरे बोलते हैं, बंकोट बोलते हैं, कोट कहा जाता है। देखो खुदाई में अनाज रखने के यहाँ पे बड़े मृत भांड भी गड़े मिले हैं, जिसे स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? गोरे बोला जाता है, बंकोट बोला जाता है, कोट कहा जाता है। देखो इसके आगे यहाँ पे क्या है कि यहाँ से प्राप्त हुए विभिन्न प्रकार के बर्तनों से इस बात का संकेत मिलता है कि ईसा पूर्व 2000 से 1000 के काल में आहड़ वासियों का ईरान से भी संबंध था। देखो यहाँ से प्राप्त हुए विभिन्न प्रकार के बर्तनों से संकेत मिलता है कि ईसा पूर्व 2000 से 1000 के काल में आहड़ वासियों का है ना क्या था? ईरान से संबंध था। इसके बाद में आहड़ के मृत भांडों को केवल ज्यामितीय अलंकरणों से सृजित कर, देखो आहड़ के जो मृत भांड हैं को केवल ज्यामितीय अलंकरणों से सृजित कर इन्हें ग्लोज द्वारा चमकीला बनाया जाता था। देखो आहड़ के जो मृत भांड थे इनको ज्यामितीय अलंकरणों से सृजित कर किया जाता है और इसके बाद में इसको ग्लोज के द्वारा इसको क्या किया जाता है? चमकीला बनाया जाता था। देखो नेक्स्ट बात करते हैं, आहड़ से प्राप्त बर्तनों में लाल चिकनी मिट्टी का प्रयोग हुआ है। देखो आहड़ में जो बर्तन प्राप्त हुए उनमें लाल चिकनी मिट्टी का प्रयोग हुआ है। यह लाल या काले कृष्ण लोहित मृत भांडों वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। देखो आहड़ जो है ना, आहड़ से प्राप्त जो बर्तन है उसमें लाल चिकनी जो मिट्टी है इसका प्रयोग हुआ है इसमें, तथा यह लाल काले या कृष्ण लोहित मृत भांडों वाली संस्कृति का क्या रहा है? प्रमुख केंद्र था। इसके बाद में मुद्राओं की बात करें, मुद्राएं और मोहरे कैसे मिले हैं? आहड़ से 6 तांबे की यूनानी मुद्राएं और 3 मोहरें प्राप्त हुई हैं। देखो आहड़ से 6 तांबे की यूनानी मुद्राएं मिली हैं, 3 मोहरें प्राप्त हुई हैं तथा एक त्रिशूल खुदा हुआ दिखाई देता है तथा एक मुद्रा में ना त्रिशूल खुदा हुआ दिखाई देता है और दूसरे में खड़ा हुआ यूनानी देवता अपोलो है, जिसके हाथों में तीर व पीछे तरकस है। देखो मुद्राएं और मोहरें कैसे मिली हैं आहड़ में, उसकी अपन यहाँ पे चर्चाएं करते हैं। तो यहाँ पे 6 तांबे की यूनानी मुद्राएं और 3 मोहरें प्राप्त हुई हैं, बिल्कुल सही बात है। एक जो मुद्रा है उसमें त्रिशूल खुदा हुआ दिखाई देता है और दूसरी में खड़ा हुआ यूनानी देवता अपोलो है, जिसके हाथों में तीर व पीछे क्या है? तरकस है। तो ये यहाँ पे ऐसा कुछ प्राप्त हुआ है। 3 मोहरों पर एक तो लिखा है विहितब विष, दूसरा है पलितसा और तीसरा लिखा है तातीय तोमसन अंकित है, जिसका अर्थ जो है ना स्पष्ट नहीं है। देखो 3 मोहरें हैं जिन पे विहितब विष, पलितसा और तातीय तोमसन अंकित है, जिसका अर्थ अभी तक स्पष्ट नहीं है। देखो आहड़ से लेपिस लाजुली या लाजवरत प्राप्त हुआ है, जो इस सभ्यता के ईरान से संपर्क का क्या है? सूचक है। यहाँ पे लेपिस लाजुली मिली है जो ये स्पष्ट करती है कि ये इसका जो संपर्क था वो किससे था? ईरान से था। यहाँ से देखो एक पूजा की थाली भी मिली है। थाली गोल व चौकोर दोनों प्रकार की होती थी। दीपक रखने के खानों के अलावा
पूजा की थालियों में नाग नागिन व देवता भी मिट्टी के बने मिले हैं। तो देखो पूजा की थाली की अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे गोल थाली भी मिली है, चौकोर दोनों प्रकार की मिली है। दीपक रखने के खानों के अलावा यहाँ पे पूजा की थालियों में ना नाग नागिन और देवता की मिट्टी से बने यहाँ पे मिले हैं। इसके बाद में बात करें खिलौनों की। खिलौनों की बात करें तो देखो मिट्टी के बैल मिले हैं, सींग वाले पशु मिले हैं, मेंढा मिला है, गेंडा मिला है, कुत्ता मिला है, हाथी मिला है। मनुष्य आकृति के खिलौने यहाँ उत्खनन में मिले हैं। घोड़े की कोई मूर्ति आहड़ से नहीं मिली है। देखो ये बात बिल्कुल सही है, यहाँ पे घोड़े की कोई मूर्ति जो है आहड़ से नहीं मिली है। मिट्टी के बैल मिले हैं, सींग वाले पशु मिले हैं, मेंढा मिला है, गेंडा मिला है, कुत्ते मिले, हाथी मिला है। मनुष्य की जो आकृति यहाँ पे खिलौने मिले हैं, लेकिन घोड़े की कोई मूर्ति यहाँ पे नहीं मिली है। देखो आहड़ में देखो यहाँ से प्राप्त बैल की प्रतिमा को पुराविदों ने बनासियन बुल की संज्ञा दी, जो टेराकोटा से निर्मित है। देखो यहाँ से आहड़ सभ्यता से एक बैल की प्रतिमा मिली है, जिसको जो पुरातात्विकविद हैं उन्होंने इसको बनासियन बुल की संज्ञा दी है, जो टेराकोटा से निर्मित है ना। इसके बाद में बात करते हैं दीपक व गोलियाँ। इसके बाद किसकी बात करते हैं? दीपक व गोलियाँ। आहड़ में मिट्टी के 6 दीपक तथा 54 गोलियाँ प्राप्त हुई है। आहड़ में ना मिट्टी के 6 तो दीपक और 54 जो गोलियाँ हैं वो यहाँ से प्राप्त हुई है। आहड़ में मिट्टी के 6 दीपक और 54 गोलियाँ प्राप्त हुई हैं। मानव आकृतियाँ। आहड़ में 2 नारी मूर्तियाँ और 1 पुरुष मूर्ति प्राप्त हुई है। आहड़ से देखो 2 तो नारी की मूर्तियाँ मिली हैं, 1 पुरुष की मूर्ति मिली है। यहाँ से मातृ देवी, बैल की मृण मूर्ति, नारी के दोनों पैर उकेरे हुए पाषाण खंड प्राप्त हुए हैं। देखो अगर मानव आकृतियों की बात करें तो आहड़ में 2 नारी की मूर्तियाँ और 1 पुरुष मूर्ति प्राप्त हुई है। यहाँ से मातृ देवी, बैल की मृण मूर्ति, नारी के दोनों पैर उकेरे हुए पाषाण खंड यहाँ से प्राप्त हुए, जिसका संभवतः धार्मिक महत्व था। तो ये हो गए मानव आकृतियों के बारे में ना। इसके बाद में मणियाँ और आभूषणों की बात की जाए। मणियाँ एवं आभूषण। देखो आहड़ के लोग मूल्यवान पत्थरों जैसे गोमोद, मूंगा, स्फटिक आदि से गोल मणियाँ बनाते थे, जिन्हें माला में पहना जाता था। इनके ऊपर सजावट व अलंकरण का कार्य भी किया जाता था। देखो मणियाँ और आभूषणों की बात करें तो आहड़ के जो लोग हैं मूल्यवान पत्थर हैं जैसे गोमेद हो गया, मूंगा हो गया, स्फटिक हो गया से गोल मणियाँ बनाते थे और माला में पहना जाता था। इसके ऊपर जो है ना सजावट व अलंकरण का कार्य भी किया जाता था। देखो नेक्स्ट बात करते हैं आहड़ वासियों के आभूषण अधिकांशतः पक्की हुई मिट्टी के मणकों के थे और कुछ कीमती पत्थरों के भी थे। देखो आहड़ वासियों के जो आभूषण थे ना वो कैसे थे? पक्की हुई मिट्टी के मणकों के थे, लेकिन कुछ जो है ना कीमती पत्थरों से भी इनके आभूषण बने हुए थे। देखो यहाँ पे देखो यहाँ से 26 किस्म के मणिये प्राप्त हैं। आहड़ से ना 26 किस्म के मणिये प्राप्त हैं। आहड़ जो वासी हैं ताम्र व मिट्टी से निर्मित कर्णाभूषण व चूड़ियाँ भी पहनते थे। आहड़ के जो निवासी हैं वो 26 किस्म के मणिये यहाँ पे से प्राप्त हैं। आहड़ से कितने किस्म के मणिये प्राप्त हैं? 26 किस्म के। आहड़वासी जो हैं ताम्र व मिट्टी से निर्मित जो कान के जो आभूषण हैं और चूड़ियाँ पहनते थे। अपन बात करते हैं कि कृषि कैसी। देखो आहड़वासी गेहूँ, ज्वार और चावल की खेती करते थे। किस किस की? गेहूँ, ज्वार और चावल की खेती करते थे। यहाँ से प्राप्त होने वाले बड़े बड़े मृत भांड, अन्न पीसने के पत्थर, जिसको सिलबट्टा से यह प्रमाणित होता है कि लोग कृषि कार्य यहाँ पे करते थे। तो देखो आहड़ से कौन कौन सी तो खेती करते थे? गेहूँ हो गया, ज्वार हो गया, चावल हो गया ना। यहाँ से बड़े बड़े मृत भांड मिले हैं। अन्न पीसने के पत्थर, जिनको सिलबट्टा कहते हैं, से प्रमाणित होता है कि लोग जो है ना यहाँ पे कृषि कार्य करते थे। आगे अपन बात करें बड़े बड़े पत्थर में बड़ी बड़ी भट्टियाँ मिली हैं। बड़े बड़े कमरे में बड़ी बड़ी भट्टियाँ मिलती हैं, जिससे पता चलता है कि यहाँ सामूहिक भोज भी हुआ करता था। मतलब
बड़ी बड़ी यहाँ पे भट्टियाँ मिली हैं बड़े कमरे में, एक बड़े कमरे में बड़ी बड़ी भट्टियाँ मिली हैं, जिससे ये पता चलता है कि यहाँ पे लोग जो है ना सामूहिक भोज भी हुआ करता था। बात करें कि आहड़ जो निवासी हैं दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के प्रथम कृषक थे तथा गोपीनाथ शर्मा के अनुसार आहड़ निवासी कृषि से परिचित थे। देखो, आहड़ जो निवासी है दक्षिणी पश्चिमी जो राजस्थान था उसके प्रथम कृषक थे, ऐसे कह सकते हैं। गोपीनाथ शर्मा ने क्या कहा है कि आहड़ जो निवासी वो कृषि से क्या थे, परिचित थे। इसके बाद में पुरातत्वविद थे विष्णु मैत्रेय के अनुसार आहड़ में वर्तमान देहरादून से प्राप्त होने वाले उच्च कोटि के चावल के समान चावल पैदा होता है। मतलब विष्णु मैत्रेय क्या कहते हैं, आहड़ में जो वर्तमान देहरादून से जो प्राप्त होते हैं ना चावल, उच्च कोटि के चावल मिलते हैं, उसी के समान यहाँ पे चावल पैदा होते थे। इसके बाद में व्यवसाय की अगर बात की जाए, आगे बात करते हैं कि व्यवसाय की बात करते हैं। उत्खनन से प्राप्त ठप्पों से यहाँ रंगाई छपाई व्यवसाय का अनुमान लगाया जाता है। उत्खनन से जो ठप्पे प्राप्त हैं उससे यहाँ पे रंगाई छपाई जो व्यवसाय है इसका क्या किया जाता है, अनुमान लगाया जाता है। तोल के बाट हो गया, सिलबट्टा मिलना, यहाँ वाणिज्य व्यवसाय की उन्नति की ओर संकेत करता है। मतलब तोल के बाट हो गए, सिलबट्टा मिलना, यहाँ वाणिज्य व्यवसाय की जो उन्नति है उसकी ओर क्या करता है, संकेत करता है। देखो नेक्स्ट बात करते हैं, आहड़ से तांबा गलाने के 2 यंत्र मिले हैं, जो इस बात का संकेत है कि तांबा गलाना और ताम्र वस्तुएं बनाना भी इनका महत्वपूर्ण व्यवसाय था। पशुपालन भी आहड़ वासियों की अर्थव्यवस्था का आधार था। देखो, आहड़ से ना तांबा गलाने के 2 यंत्र प्राप्त हैं, जो इस बात का संकेत करते हैं कि जो तांबा गलाना और ताम्र वस्तुएं बनाना आहड़ वासियों का क्या था, महत्वपूर्ण व्यवसाय था। पशुपालन भी आहड़ वासियों की जो अर्थव्यवस्था है उसका क्या था, आधार था। इसके बाद में अपन बात करते हैं मृतक संस्कार, किस हिसाब से एक मरे हुए आदमी का वहाँ पे क्रियाकलाप किया जाता था, मृतक संस्कार विधि। तो देखो, आहड़ वासी मृतकों को आभूषणों के साथ गाड़ते थे ना। मृतक के पैर दक्षिण में तथा सिर उत्तर में रखा जाता है। देखो, जैसा कि सिर, जैसे मान लो ये कोई आदमी है तो उत्तर में तो सिर हो गया और इसके पैर क्या हो जाएंगे, दक्षिण में हो जाएंगे, इस हिसाब से। तो देखो, मेन चीज़ें हैं, मृतकों को आभूषणों के साथ गाड़ते थे और मृतक के जो पैर तो है ना दक्षिण में रखते थे और सिर उत्तर में, ऐसे कहते, सिर उत्तर में पैर दक्षिण में रखते थे ना। इसके बाद में शोषण पात्र। देखो नेक्स्ट बात करते हैं शोषण पात्र। मकानों से पानी निकालने के लिए 15 से 20 फुट गहरा गड्ढा खोदकर उसमें मिट्टी के घड़ों को एक के ऊपर एक रखकर पानी सोखने का गड्ढा शोषण पात्र बनाया जाता था। यह बत्ती चक्रकूप कहलाती थी। तो देखो, आहड़ में क्या होता है, शोषण पात्र कैसे बनाते थे, मकानों से पानी निकालने के लिए 15 से 20 फुट गहरा गड्ढा खोदा जाता था और उसमें मिट्टी के जो घड़े हैं को एक के ऊपर एक रखकर पानी सोखने का गड्ढा शोषण पात्र बनाया जाता था। और यह जो पद्धति है ना, इसको चक्रकूप कहते थे। क्या कहते थे, चक्रकूप। हाँ जी, नेक्स्ट अपन बात करते हैं स्मरणीय तथ्य हैं कुछ आहड़ सभ्यता से। आहड़ के जो लोग हैं तांबा, लोहा, टिन और सोने से क्या थे, परिचित थे, लेकिन चांदी से ये क्या थे, अपरिचित थे। तो देखो, आहड़ जो आदिवासी थे तांबा, लोहा, टिन और सोने से तो परिचित थे, लेकिन चांदी के बारे में इनके पास कोई जानकारी नहीं थी ना। इसके बाद में बात करते हैं, आहड़ अरावली पर्वत की दक्षिणी पूर्वी ढाल पर स्थित है। आहड़ जो है, अरावली जो पर्वत है इसकी दक्षिणी पूर्वी ढाल पर क्या है, स्थित है। देखो, शरीर से मैल छोड़ने के झाबों से पता लगता है कि आहड़वासी अपने शारीरिक सफाई का बहुत ध्यान रखते थे। तो देखो, शरीर से मैल छोड़ने के झाबे यहाँ से प्राप्त हुए हैं, जिससे ये पता चलता है कि जो आहड़वासी हैं अपने शारीरिक जो सफाई है उसका क्या रखते थे, बहुत ध्यान रखते थे। तो आहड़ संस्कृति के उत्खनन स्थल कौन कौन से हैं? आहड़ संस्कृति के उत्खनन स्थल कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले आहड़ है, बालाथल है, भगवानपुरा है और महाराज की खेड़ी है। ये कहाँ पे है? उदयपुर में। देखो, आहड़, बालाथल, भगवानपुरा, महाराज की खेड़ी,
ये उदयपुर में है। गिलूंड और पचमता ये राजसमंद में है। गिलूंड और पचमता कहाँ पे है? राजसमंद में है। ओजियाना छतरी खेड़ा ये कहाँ पे है? ओजियाना और छतरी खेड़ा कहाँ पे है? भीलवाड़ा में है। ओजियाना और छतरी खेड़ा कहाँ पे है? भीलवाड़ा में है। देखो सभ्यता का जो विस्तार है वो कहाँ से कैसे होता है? आहट संस्कृति की व्यापकता एवं विस्तार जो है ना कहाँ से कहाँ तक है? गिलूंड राजसमंद, बालाथल उदयपुर, भगवानपुरा उदयपुर, पचमाता राजसमंद, ओजियाना भीलवाड़ा तथा अन्य आसपास के पुरातात्विक स्थलों से प्रमाणित होता है। आहट जो संस्कृति है इसका व्यापकता और विस्तार जो ना गिलूंड राजसमंद, बालाथल उदयपुर, भगवानपुरा उदयपुर, पचमाता राजसमंद, ओजियाना भीलवाड़ा और उसके अन्य आसपास के जो पुरातात्विक स्थलों से इस बात का प्रमाण मिलता है। देखो इसका संपर्क जो है ना नवदा टोली मध्य प्रदेश, जो आहट जो संस्कृति है ना इसका संपर्क देखो नवदा टोली मध्य प्रदेश, नागदा मध्य प्रदेश, एरन मध्य प्रदेश, कायथा मध्य प्रदेश और कच्छ गुजरात तक था। देखो आहट जो सभ्यता है इसका संपर्क कहाँ से कहाँ तक था? तो नवदा टोली मध्य प्रदेश, नागदा मध्य प्रदेश, एरन मध्य प्रदेश, कायथा मध्य प्रदेश और कच्छ गुजरात तक था। अब इससे संबंधित जो एमसीक्यूज हैं उनको अपन यहाँ पे डिस्कस करते हैं। देखो नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं कि प्रोफेसर एच.डी. सांखलिया के निर्देशन में जिस सभ्यता स्थल का उत्खनन हुआ है वह है। एच.डी. सांखलिया के निर्देशन में कौन से सभ्यता स्थल का उत्खनन हुआ है? तो वह कौन सा है? तो इसका सही जवाब है आहट। एच.डी. सांखलिया के निर्देशन में आहट सभ्यता स्थल का क्या हुआ है? उत्खनन हुआ है। देखो निम्न में से कौन सा प्राचीन स्थल और उत्खननकर्ता जो है ना सुमेलित नहीं है? तो देखो बैराट का दयाराम साहनी बिल्कुल सही है, कालीबंगा का अमलानंद घोष बिल्कुल सही है, बागोर का वी.एन. मिश्र बिल्कुल सही है, लेकिन आहट का जो है ना अक्षय कीर्ति व्यास है। कौन है? अक्षय कीर्ति व्यास। तो बी जो ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि निम्न में से किस स्थल को ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है? कौन सा स्थल है जिसको ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है? तो वो स्थल है आहट। आहट को ताम्रवती नगरी नाम से जाना जाता है। धूलकोट कहाँ स्थित है? धूलकोट कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है आहट में स्थित है। धूलकोट कहाँ स्थित है? आहट में। देखो नेक्स्ट अपन बात करते हैं आहट जो सभ्यता है उसको किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है आघाटपुर। आहट जो सभ्यता है इसको आघाटपुर नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है राजस्थान की बनास संस्कृति संबंध है। राजस्थान की जो बनास संस्कृति है उसका संबंध किससे है? तो इसका सही जवाब है ताम्रपाषाण काल से। राजस्थान की जो बनास संस्कृति है इसका संबंध ताम्रपाषाण काल से है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन है कि निम्न आहट के विषय में निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? देखो पहला है आहट के उत्खनन से मानव जीवन के विभिन्न चरणों पर प्रकाश पड़ता है। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे मानव जीवन के जो विभिन्न चरण हैं उन पे प्रकाश पड़ता है। बिल्कुल सही बात है। आवासीय भवनों में पत्थर व नींव में ईंटों का प्रयोग किया जाता था। तो ये बात बिल्कुल गलत है। देखो यहाँ पे नींव में तो काले पत्थरों का यूज होता है, काले जो पत्थर है ना उनका यूज होता था, और कच्ची ईंटों का यहाँ पे यूज है। मिट्टी व कच्ची ईंटों से निर्मित भवन अब उपलब्ध नहीं है। बिल्कुल सही बात है, अब उपलब्ध नहीं है। मिट्टी और कच्ची ईंटों से निर्मित जो भवन है अब वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है आहड़वासी दीवारों और नींवों को मजबूत एवं सौंदर्ययुक्त बनाने के लिए मिट्टी में क्वार्ट्ज के टुकड़ों और चिप्स के मिश्रण का प्रयोग करते थे। ये बात भी बिल्कुल सही है। तो बी जो स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा बस। आहट सभ्यता स्थल के उत्खनन के किस स्तर से तांबे की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है? तो आहट सभ्यता स्थल के उत्खनन से कौन सा स्तर है जहाँ से तांबे की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है? तो इसका सही जवाब है चतुर्थ स्तर। चतुर्थ जो स्तर है यहाँ से तांबे की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो मुंह का चूल्हा और बहुत प्रकार के बर्तनों के साथ सिलबट्टा व पैन निम्नलिखित में से किस स्थान से खुदाई में मिले हैं? एक तो दो मुंहों वाला चूल्हा मिला है,
और बहुत प्रकार के बर्तनों के साथ सिलबट्टा मिला है, पेन मिला है। निम्नलिखित में से किस स्थान में खुदाई से मिले हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आहड़। कहाँ से मिले हैं? आहड़ से। नेक्स्ट है, देखो, अनाज रखने के बड़े मर्त भांड जिन्हें गोरे बंकोट कहा जाता है, किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही जवाब है आहड़। कहाँ से मिले हैं? गाहड़। तो देखो, अनाज रखने के लिए बड़े मृत भांड जिसको गोरे बंकोट कहा जाता है, वो कौन से प्राचीन सभ्यता स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही जवाब है आहड़। नेक्स्ट चलते हैं। देखो, कौन सी वस्तु आहड़ सभ्यता के स्थलों से संबंधित नहीं है? तो देखो, चावल भी मिले हैं, कृष्ण लोहित मर्तभांड भी मिले हैं, तांबे की वस्तुएं तो मिली हैं, लेकिन चित्रित दूसर जो मर्तभांड है वो यहाँ से नहीं मिले। तो यही अपना सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। आपकी स्क्रीन पे है कि आहड़ के उत्खनन से प्राप्त कौन सी सामग्री बाह्य संकेतों का बाह्य संपर्कों का संकेत देती है? मतलब आहड़ के उत्खनन से प्राप्त कौन सी सामग्री है जो बाह्य संपर्कों का संकेत देती है? तो इसका सही जवाब है लेपिस लाजुली, जो ईरान के साथ संपर्क का संकेत देती है। देखो, आपको सही कथन का चयन कीजिए। देखो, इसमें से आपको सही कथन का चयन करना है। देखो, पहला है आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे, बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे तांबे की भट्टियाँ मिली हैं। दूसरा है ये लोग चावल से परिचित नहीं थे। देखो, यहाँ पे चावल से परिचित नहीं थे, ये गलत स्टेटमेंट है। चावल से परिचित थे। चावल, ज्वार और गेहूँ ये इनके प्रमुख खाद्यान्न थे, तो ये चावल से परिचित है, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट गलत है, कहने का मतलब है ना। धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था, बिल्कुल सही है। तांबे गलाने की यहाँ पे भट्टियाँ मिली हैं। इसके अलावा देखो, यहाँ से काले लाल रंग के मृतभांड मिले हैं जिन पर सामान्यतः सफ़ेद रंग की ज्यामितीय आकृतियाँ उकेरी गई हैं, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तो 1, 3, 4 जो आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। कौन सा कथन सही है? तो गणेश्वर एक उत्खनन स्थल नहीं है। उत्खनन स्थल है नीमका थाना में है, सीकर में, तो ये गलत बात है। आपको सही कथन छांटना है। बैराट एक ग्राम्य संस्कृति का केंद्र था, ये बात भी बिल्कुल गलत है। देखो, जो अपना आहड़ जो संस्कृति है वो ग्रामीण संस्कृति थी, न कि बैराट एक ग्रामीण संस्कृति है। देखो, कालीबंगा एक नगरीय सभ्यता थी। कालीबंगा एक लोह युग संस्कृति का उदाहरण है, तो बात बिल्कुल सही है। आहड़ वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय तांबे गलाने एवं ताम्र वस्तुएं बनाना था, ये बात बिल्कुल सही है। तो ये बात भी बिल्कुल गलत है, तो डी जो ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। कौन सी फसल का उत्पादन आहड़ में होता था? तो कौन सी फसल का उत्पादन आहड़ में होता था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चावल। देखो, आहड़ के लोग निम्नलिखित में से किस धातु से परिचित नहीं थे? आहड़ की संस्कृति के जो लोग हैं, कौन सी धातु थी जिससे वो परिचित नहीं थे? तो इसका सही जवाब है चांदी। चांदी से वो परिचित नहीं थे। इसके बाद में निम्न में से आहड़ सभ्यता स्थल से प्राप्त अवशेष नहीं है। कौन सा अवशेष आहड़ सभ्यता स्थल से प्राप्त नहीं है? तो देखो, चक्रकूप पद्धति से शोक वगैरह तो बिल्कुल सही था। बनासियन बुल थे, आशु आभूषण सहित सवादान बिल्कुल सही, लेकिन टोंटीदार जो घड़े हैं ना, ये आहड़ सभ्यता स्थल से प्राप्त अवशेष नहीं है, तो सी आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा स्थान आहड़ सभ्यता से संबंधित नहीं है? ये फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर में आया था। तो गिलूंड भी है, भगवानपुरा भी है, रोजड़ी भी है, लेकिन आभानेरी दौसा में है, ये आहड़ सभ्यता स्थल नहीं है। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। आहड़ सभ्यता का उत्खनन कार्य 1953 में सर्वप्रथम किसके निर्देशन में हुआ? तो 53 में सबसे पहले ना अक्षय कीर्ति जो व्यास है उसके निर्देशन में ये होता है। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि आहड़ सभ्यता को ताम्रवती नाम से जाना जाता है क्योंकि बड़ी संख्या में तांबे के औजार उपकरण यहाँ पे मिले हैं। तो पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।